आज हम गणित प्रकाश के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। आधारभूत अवधारणाएं मतलब कि जब हम ज्यामिति को स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसके लिए जो मुख्य बिंदु होते हैं जो हमें पता होने चाहिए वो चीज़ें ये हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। ये कह रहा है कि ये इसके मूलभूत आधार है, मतलब कि ज्यामिति को स्टार्ट करने से पहले इनकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जब हमें इनके बारे में पता होगा तभी हम इसके उन्नत विषयों एडवांस चीज़ों के बारे में हम पढ़ पाएंगे। जैसे कि किसी और आकृतियों की जो है रचनाएं कैसे करते हैं हम, या उसके गुण क्या हैं, तो उनके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हमें इनके बारे में पता होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है बिंदु। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए। एक आप कागज ले लेंगे और पेंसिल से एक डॉट लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे जिसका सिरा जितना नुकीला होगा बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा। अब पेंसिल हमारी जितनी नुकीली होगी, जितनी ज़्यादा हमने उसको शार्प कर रखा होगा छील के, तो उतना ही छोटा जो है डॉट लगेगा। अगर पेंसिल की जो टिप है वो मोटी होगी तो जो हमने बिंदु लगाया है वो भी मोटा ही लगेगा। तो जितना नुकीला सिरा होगा उतना ही छोटा हमें बिंदु मिलेगा। यह सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। ये कह रहे हैं जो वो छोटा सा जो चिन्ह बना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बिंदु कहते हैं। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है। एक सटीक स्थान का मतलब एक प्रॉपर हमें एक जगह बता देता है कि यही जगह है वो, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। अगर आपको बिंदु की चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई पूछी जाए तो वो हम नहीं बता सकते, वो नहीं होती इसकी। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप मॉडल निम्नलिखित हैं। तो अब बिंदु आपने देखा भी होगा लगा हुआ, और देखिए बिंदु लगता कैसे है। जैसे कि मान लो ये छोटा सा मैंने डॉट लगा दिया, इसको बिंदु बोलेंगे। अगर मेरी जो पेंसिल है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, नुकीली है, तो एक छोटा सा डॉट लगेगा जैसे ये लगाया। और अगर थोड़ी मोटी है निब तो ये थोड़ा मोटा बिंदु लगेगा जैसे कि ये हो गया। तो ये आपकी पेंसिल पे डिपेंड करता है कि आपने मोटी पेंसिल ली है कि आपने बारीक पेंसिल ली है। तो यहाँ पे आपको कुछ मॉडल बता रखे हैं बिंदु के। जैसे कि पहला मॉडल है प्रकार की नोक। आप सभी ने प्रकार देखा होगा जिसमें एक साइड तो लोहे की वो होती है टिप और दूसरी साइड हम पेंसिल डाल देते हैं। तो जो प्रकार की नोक होगी अगर आप उसको कहीं पर रखोगे तो वो भी हमें एक बिंदु दिखाएगी। दूसरा है पेंसिल का नुकीला सिरा। अगर पेंसिल ले लेंगे आप, उसके नुकीले सिरे से कहीं पेपर पे रखेंगे, उसको कागज पे रखेंगे तो हमें बिंदु मिलेगा। तीसरा है एक सुई का नुकीला सिरा। सुई आप सभी ने देखी होगी घर में, जैसे हम सिलाई में यूज़ करते हैं या कुछ भी धागा डाल के उसको सिलने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका जो सिरा होता है वो भी बहुत नुकीला होता है। अगर उसको आप कहीं पे रखोगे तो वो भी आपको क्या दिखाएगा, बिंदु ही दिखाएगा। यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। अब बात आती है अगर 3 तरह के बिंदु अगर या 4 तरह के बिंदु हमने लगा रखे हैं कहीं पे, तो आपको उसमें अंतर बताना होगा कि ये कौन सा बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है। तो वो आप कैसे बताओगे? इसके लिए 3 बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे Z, P और T से व्यक्त किया जाता है। तो जब भी हम बिंदुओं के बारे में बताएंगे या उनको हमें अलग अलग दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, इस तरीके से हम उसके नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 3 बिंदु लगा दिए, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। तो इस बिंदु को मैं A नाम दे सकती हूँ, बिंदु A। इसको मैं बिंदु B नाम दे सकती हूँ, इसको बिंदु C नाम दे सकती हूँ। तो आप इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो A से लेकर Z तक, बट उसको आपको क्या लिखना है, आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना है, छोटे वाले लेटर से आपको नहीं लिखना है। इन्होंने जो है बुक में आपके बिंदु Z, बिंदु P और बिंदु T से दिखा दिया है। आप इनकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं को बिंदु Z, बिंदु P और बिंदु T पढ़ा जा सकता है। निसंदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। दूसरा हमारा आता है रेखाखंड।
रेखाखंड के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की हुई है, कागज के एक टुकड़े को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। आपके पास कोई भी कागज हो उसे कैसे भी आप मोड़ सकते हो, सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी मोड़ सकते हो, लेकिन जब आप उसको खोलोगे तो आपको उसमें एक क्रीज नजर आएगी। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ या क्रीज का निशान दिखाई देता है? जहां से आपने मोड़ा है वहां पे एक लाइन पड़ जाएगी जिसको क्रीज का नाम दे रखा है। इस मोड़ से एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। तो ये जो लाइन बनी है, जो आपकी जो एक मोड़ने पे जो लाइन बनी है उसको हम क्या बोलते हैं? एक रेखाखंड बोलते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, ए और बी। तो रेखाखंड में क्या होता है? रेखाखंड को हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे ये मेरी लाइन आ गई, तो ये ए है, एक सिरा इसका ए है और दूसरा सिरा इसका बी है, तो ये हमारा रेखाखंड है। इसके दो अंत बिंदु हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, और इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। बिंदु ए से बी तक हम स्केल रख के नाप सकते हैं। जो लंबाई आएगी वही इस रेखाखंड की लंबाई होगी। एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। अब ये दूसरी एक्टिविटी आपको बता रहा है, इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। ये कह रहा है कि मान लीजिए मैंने दो बिंदु ले लिए हैं, एक मैंने यहाँ पर ए ले लिया है, यहाँ पर मैंने बी ले लिया है, तो इन दोनों बिंदुओं को मुझे जोड़ना है। तो मैं कई तरीकों से इसको जोड़ सकती हूँ, ऐसे भी जोड़ सकती हूँ, ऐसे भी जोड़ सकती हूँ, सीधा भी जोड़ सकती हूँ, ऐसे भी जोड़ सकती हूँ, ऐसे भी जोड़ सकती हूँ। तो कई तरीके हैं हमारे पास जोड़ने के, लेकिन जो रेखाखंड होगा वो कौन सा होगा? जो सबसे छोटी दूरी होगी ए और बी को जोड़ने के लिए। और सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? ये सीधी रेखा जो होगी, ये सबसे छोटी दूरी होगी। तो इस दूरी को हम बोलते हैं रेखाखंड। तो यही आपको समझा रखा है यहाँ पे कि आप इनको जोड़ने का प्रयत्न कीजिए अलग अलग तरीके से। ए से बी तक सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा मार्ग मैंने भी बताया, जो सीधी लाइन जाएगी वो सबसे छोटा मार्ग है। ए और बी को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग है जो होगा, उसको रेखाखंड कहते हैं। अब रेखाखंड को हम लिखते कैसे हैं? रेखाखंड को हम लिखते हैं ए बी। अगर ये ए बी रेखाखंड है तो ए बी लिख दिया, दोनों अंत बिंदु को लिख देंगे और उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे ऐसे, या फिर हम इसको बी ए बी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं हम। ए बी और बी ए, जब इसके ऊपर एक लाइन डाल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये रेखाखंड है। तो यहाँ पर आपको ये लिखने का तरीका बता रखा है कि इसे ए बी या बी ए से व्यक्त किया जाता है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है रेखा। अब रेखा क्या होती है? रेखा देखिए, रेखा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने क्या कहा था? ये हमारे पास रेखाखंड था ए और बी, जिसको हमने इस लाइन से जोड़ दिया था। अब अगर मैं ए को भी इधर बढ़ा दूँ और मैं बी को इधर बढ़ा दूँ, अब ये बढ़ाने का ये एरो जो मैंने लगाया, इसका मतलब क्या है? ए इधर की साइड बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है, उसका अंत बिंदु नहीं पता। और बी से हमने इधर की साइड बढ़ाया, इधर भी मैंने एरो लगा रखा, इसका मतलब ये है कि ये सीधी तरफ भी बढ़ता जा रहा है, पता नहीं है ये कहाँ खत्म हो रहा है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये एक रेखा है, इसको हम बोलते हैं रेखा। लेकिन हमें इसके अंत बिंदुओं का नहीं पता है, ना ए की साइड पता है और ना ही बी की साइड पता है, ना सीधी साइड पता है हमें कि सीधी तरफ कहाँ ख़त्म होएगी, ना उल्टी साइड पता हमें कहाँ ख़त्म होएगी। तो ऐसे जो ख़त्म नहीं होती उसको हम रेखा बोलते हैं। अब जब हमें इसके अंत बिंदु नहीं पता तो हम इसकी लंबाई भी नहीं नाप सकते हैं। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है? इसको लिखने का तरीका होता है ए बी के ऊपर लाइन लगा के दोनों तरफ एरो लगाएंगे, मतलब वो दोनों साइड बढ़ रही है, या फिर हम बी ए के ऊपर लाइन लगा के दोनों साइड बढ़ा देंगे। तो ये तरीका है रेखा लिखने का। तो यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड को ए से आगे एक दिशा में बढ़ाया और बी से आगे दूसरी दिशा में किसी अंत के विस्तारित किया गया है, बिना किसी अंत के, कोई अंत नहीं है यहाँ पे, दोनों तरफ बढ़ा दिया गया है। यह रेखा का एक प्रतिरूप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? हम पूरी रेखा की आकृति नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंत बिंदु हमें नहीं पता होते, इसलिए हम इसकी आकृति नहीं बना सकते। अब दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ए बी लगा के उसके ऊपर लाइन लगा के दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। ये बता रखा है, शो कर रखा है कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है, मतलब कि दोनों ही दिशाओं में ये
बढ़ती ही चली जाती है। कभी कभी एक रेखा को स्मॉल एल या स्मॉल एम जैसे अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं। अब इसके लिखने का क्या तरीका है, जैसे मैंने बिंदु का बताया था, बिंदु को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरीके से जब रेखा को हम लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे स्मॉल एल या स्मॉल एम या स्मॉल एन। रेखा को हम छोटे अक्षरों से लिखते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, और उसके ऊपर हम रेखा का साइन नहीं लगाते, ऐसे हम नहीं लगाते, इसको सिर्फ हम एम लिखेंगे, सिर्फ एम लिखेंगे, ये ठीक है। और अगर एम के ऊपर मैंने ये लाइन लगा दी तो ये गलत है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ये हमारा रेखा लिखने का तरीका होता है। अब आगे रेखा के बाद है आपकी किरण। अब किरण क्या होती है, किरण में हमें एक बिंदु पता होता है और दूसरा बिंदु हमें नहीं पता होता। किरण रेखा का भाग होती है, किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे हम प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि किरण यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि ये शुरू कहाँ से हो रही है, ए से शुरू हो रही है, अब वो जा कहाँ तक रही है हमें नहीं पता। इस रेखा के ऊपर हम कोई बिंदु ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने बी बिंदु ले लिया, तो ए का तो मुझे पता है लेकिन ख़त्म होने का मुझे नहीं पता। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी किरण को हम लिखेंगे इस तरीके से, ए बी, ऊपर आप एक साइड एरो लगाओगे और एरो किधर की साइड लगाओगे, जहाँ पे वो बढ़ती चली जा रही है, ख़त्म होने का नहीं पता। एक ही साइड एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ए का हमें पता है, ए जो है वो प्रारंभिक बिंदु है। बी की साइड एरो लगाएंगे। अब ये वाला तरीका ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया बी ए तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बी जो है, बी प्रारंभिक बिंदु नहीं है, प्रारंभिक बिंदु के ऊपर जो है वो एरो नहीं लगेगा। तो ये किरण लिखने का तरीका है। तो आपको यही बता रखा है। अब किरण के कुछ विस्तारित रूप बता रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको उदाहरण से। पहला क्या है, एक लाइट हाउस से निकली प्रकाश की किरण। अब लाइट हाउस में क्या होता है, ऊपर की साइड एक लाइट लगी होती है और दूर तक रोशनी फैली होती है। तो प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता है जहाँ से लाइट निकल रही है, लेकिन अंत बिंदु हमें नहीं पता कि वो लाइट कहाँ तक जा रही है। उसके बाद है टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें। टॉर्च का भी आपको पता है, जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है, वहाँ से रोशनी निकलती है। तो लाइट का हमें पता है कि वो बल्ब से निकल रही है, लेकिन वो कहाँ तक जा रही है वो हमें नहीं पता। तीसरा सूर्य की किरणें। सूरज जो है वो प्रारंभिक बिंदु है, सूरज से किरणें निकलनी शुरू हो रही है, लेकिन वो कहाँ तक यूनिवर्स में, विश्व में कहाँ तक फैली हुई है उसका अंत बिंदु हमें नहीं पता। तो ये आपके उदाहरण हो जाएंगे किरण के। अब ये किरण का लिख के दिखा दिया है। किरण की दी हुई आकृति को देखिए, इस पर दो बिंदु अंकित है। जैसे मैंने अभी आपको ए और बी लेकर बताया, वैसे ही बुक में आपको ए और पी लेकर बताया हुआ है। ए जो है वो प्रारंभिक बिंदु है और दूसरा पी है जो अंत बिंदु नहीं है, जो किरण पे स्थित है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए पी, उसके ऊपर एक लाइन लगा के एरो किधर की साइड लगेगा, पी की साइड लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज समझ आ गया होगा। आज इस वाले वीडियो में हम इतना ही करेंगे और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।